हेलो एवरीवन, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाठशाला। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड की। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द जॉनर ऑफ द पोएम? ये पोएम जो है ये एक लिरिक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर टाइटल ऑफ द पोएम? पोएम का टाइटल वैसे तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड है, लेकिन इस पोएम को डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। डैफोडिल्स इज द अदर टाइटल ऑफ द पोएम। नेक्स्ट है व्हाट द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय। इस पोएम को जो है किस चीज ने इंस्पायर किया है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, 15 अप्रैल 1802 में वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ एक लेक के किनारे घूमने जाते हैं, जहां पर वो बहुत सारे डैफोडिल्स को देखते हैं। उस सीन से प्रभावित होकर 1804 में इन्होंने ये पोएम को लिखा है। द पोएम वॉज रिटन इन, फ्रेंड्स ये पोएम लिखी गई है 1804 में। नेक्स्ट है द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन। इस पोएम को पब्लिश किया था 1807 में, लेकिन 1807 में जब इन्होंने इसको पब्लिश किया था तो इसके ओनली 3 स्टैंजास थे। इसको 3 स्टैंजा में पब्लिश किया गया था। द पोएम वॉज रिवाइज्ड इन। पोएम को उसके बाद रिवाइज किया गया 1815 में, और 1815 में जब इन्होंने इस पोएम को रिवाइज किया तो इसमें एक स्टैंजा को और ऐड कर दिया, तो फिर टोटल इसके 4 स्टैंजा हो गए। और अभी हम अपनी बुक्स में या जो जितने भी बुक्स में ये पोएम आती है, बच्चों के सिलेबस में है, जैसे 9th क्लास में आप देखेंगे, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं पोएम को, ये रिवाइज जो वर्जन है इसका 1815 वाला, हम उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1807 में जो इन्होंने पोएम पब्लिश की थी उसमें केवल 3 स्टैंजास थे। उसके बाद इन्होंने एक स्टैंजा को ऐड करके 1815 में इसको फिर से पब्लिश किया था। Which stanza was added in 1815? 1815 में कौन सा स्टैंजा ऐड किया गया है? तो दोस्तों 1815 में ये जो सेकंड स्टैंजा है, अभी जो 4 स्टैंजा है टोटल, तो इसका जो सेकंड स्टैंजा है वो 1815 में ऐड किया गया है। और पुरानी पोएम की अगर हम बात करें, पुराने वर्जन की, तो इसमें उसका जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा था, जो ओल्ड वर्जन था, उसके बीच में इन्होंने एक स्टैंजा ऐड किया, तो इसलिए अभी का जो सेकंड स्टैंजा है वो एडिड है। How many lines are there in each stanza? और in each stanza you will see that there are 6 lines. 6 line का है एक stanza. What is the rhyme scheme of the poem? Poem की rhyme scheme क्या है? तो poem की rhyme scheme है AB, AB, CC. Next question. In which meter the poem is written? Poem को किस मीटर में लिखा गया है? तो इस poem को लिखा गया है iambic tetrameter में। In the title of the poem, I wandered lonely as a cloud. I refers to, ये जो टाइटल है I wandered lonely as a cloud, इसमें I किसको रेफर करता है, किसको बताता है, किसके लिए ये I का यहाँ पे यूज किया गया है? तो फ्रेंड्स ये I पोइट ने अपने लिए यूज किया है, I wandered lonely as a cloud. Where did the poet encounter with a field of daffodils? पोइट डैफोडिल से भरे हुए फील्ड को कहाँ पाते हैं? तो उन्होंने ये डैफोडिल से भरे हुए फील्ड पाए थे बिसाइड अ लेक, एक झील के किनारे। जब वो घूमने जा रहे थे तो उन्होंने झील के किनारे एक डैफोडिल से भरा हुआ, आप कह सकते हैं बहुत सारे डैफोडिल से भरा हुआ मैदान पाया था। व्हाट इज डैफोडिल? डैफोडिल क्या है दोस्तों? डैफोडिल एक येलो कलर का फ्लावर है, जिसके सेंटर में एक थोड़ा सा ट्रम्पेट हॉर्न की तरीके से उठा हुआ पार्ट होता है। This is a yellow color flower. What is the meaning of the title I wandered lonely as a cloud? ये जो पोएम का टाइटल है I wandered lonely as a cloud, इसका मीन क्या है? इसका मीन है the poet walked around the valley. पोएट वैली में घूम रहे थे and felt lonely, और खुद को अकेला महसूस कर रहे थे as a cloud, एक बादल की तरीके से। The word wandered means, wandered का मीन क्या है? wandered का मीन है roaming around without a purpose, बिना किसी उद्देश्य के घूमना। Why does the poet call daffodils a crowd? पोएम में
पोइट ने डैफोडिल्स को क्राउड क्यों बोला है? उन्होंने ये क्राउड वर्ड का यूज क्यों किया है? बिकॉज दे आर इन लार्ज नंबर, क्योंकि डैफोडिल्स जो है वो क्राउड में है, मीन्स वो बहुत ज्यादा है, बहुत लार्ज नंबर में है। दैट्स द रीजन उन्होंने डैफोडिल्स के लिए क्राउड वर्ड का यूज किया है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स डैफोडिल्स इन द फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने डैफोडिल्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? द फ्लावर्स वर डांसिंग ऑन देयर स्टेम्स। फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं, पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि डैफोडिल्स जो हैं वो अपने स्टेम पर डांस कर रहे हैं। डांस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हवा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हवा में वो अपना जो हेड है, अपना जो सर है, वो इधर से उधर घुमा रहे हैं। दैट्स द रीजन पोइट को ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, the poet compares the daffodils to। यहाँ पे पोइट ने डैफोडिल्स को कंपेयर किया है स्टार्स से। कंटिन्यूअस एज दी स्टार्स दैट शाइन, जिस तरीके से अपनी गैलेक्सी में जो स्टार्स होते हैं वो चमकते रहते हैं, चमचमाते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो डैफोडिल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं गोल्डन कलर में। तो यहाँ पे इन्होंने जो कंपेयर किया है डैफोडिल्स को, वो स्टार्स के साथ कंपेयर किया है। और यहाँ पे अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, तो यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है एंड यहाँ पे सिमिली का यूज है। नेक्स्ट है दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे। जो डैफोडिल्स हैं वो स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, मीन्स वो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। नेवर एंडिंग लाइन का मीन ये है कि जहां तक हम अपनी नजर डालते हैं, अगर नजर उठाकर देखें तो सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल्स ही नजर आ रहे हैं। along the margin of a bay, तो यहाँ पे जो वर्ड है मार्जिन, मार्जिन का मीन क्या है? तो फ्रेंड्स मार्जिन है यहाँ पे शोर ऑफ द लेक, जो झील का किनारा है, उस पर अगर नजर डालकर देखें तो दूर दूर तक सिर्फ डैफोडिल्स ही नजर आ रहे हैं। Which poetic device is used in the phrase tossing their heads? Tossing their heads यहाँ पे डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया है, क्योंकि उनको अपने जो सर है वो हेड का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया है उनको, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। आई गेज्ड एंड गेज्ड, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोएट? डैफोडिल्स का पोएट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है? तो डैफोडिल्स का इम्पैक्ट है कि देयर मेमोरी प्लीजेस हिम एंड कंफर्ट्स हिम व्हेन ही इज लोनली, बोर्ड एंड रेस्टलेस। डैफोडिल्स के व्यू को देखने के बाद कोई जब कभी भी लोनली फील करते हैं, बोर्ड फील करते हैं या रेस्टलेस फील करते हैं, तो डैफोडिल्स का जो व्यू था, वो जो मेमोरी थी, वो उनको कंफर्ट देती है और उनको हैप्पीनेस देती है। 10,000 saw I at a glance. Find out the figure of speech. 10,000 saw I at a glance. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। What were the daffodils doing while dancing? Dancing के समय daffodils क्या मूवमेंट कर रहे हैं? They are tossing their heads. This is your answer. The word sprightly means here happily or madly. Which other natural object was also giving company to daffodils in dancing? दूसरा कौन सा नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो डैफोडिल्स को डांसिंग में कंपनी दे रहा है? एंड दैट इज दैट वेव्स ऑफ लेक। जो लेक की जो वेव्स हैं वो भी डैफोडिल के साथ डांसिंग में उसको कंपनी दे रही हैं। How does the poet feel in the company of the daffodils? पोएट डैफोडिल्स की कंपनी में कैसा फील करते हैं? तो पोएट फील करते हैं ही इज वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल। जॉकन कंपनी का मीन है यहाँ पे केयरफ्री कंपनी से। What happens with poet when he is in pensive mood? पोएट जब कभी भी
पेंसिव मूड में होते हैं, टेंशन में होते हैं, निराश होते हैं, तो क्या होता है, द मेमोरी ऑफ द फ्लावर्स एंड द लेक मेक हिम हैप्पी अगेन। जो फ्लावर्स और जो लेक की जो मेमोरी उनके माइंड में बस गई है वो उनको फिर से खुश बना देती है। What action does the speaker describe the flower performing? कौन सा एक्शन कर रहे हैं फ्लावर, तो वो डांसिंग कर रहे हैं। Who is the host in stanza 1? स्टैंजा 1 में होस्ट कौन है, तो स्टैंजा 1 में होस्ट है डैफोडिल्स, क्योंकि डैफोडिल्स को होस्ट के रूप में से दिखाया गया है क्योंकि पोइट तो वहाँ पे घाटी में उस झील के किनारे चलते हुए जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है डैफोडिल्स से भरे हुए एक मैदान से। The clause I wandered lonely as a cloud is an example of, ये एग्जाम्पल है सिमिली का। The theme of the poem could be best expressed as, इसकी जो थीम है वो है Nature's beauty can make us happy, नेचर की जो ब्यूटी है वो हमें खुश बना सकती है। Who is the speaker in the poem? इस पोएम में स्पीकर कौन है, पोइट ही स्पीकर है। Stressed in never ending line, which figure of speech is used here? तो यहाँ पे hyperbole का यूज हुआ है। For oft when on my couch I lie is an example of, ये example है inversion का। What was the poem inspired by? पोएम किससे इंस्पायर्ड है, तो पोएम इंस्पायर्ड है नेचर से। What happens with the poet when he looks at daffodils? पोइट के साथ क्या होता है जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं। He was totally lost in their beauty. पोइट उनकी ब्यूटी में खो जाते हैं। Which wealth is given to the poet by daffodils? कौन सी वेल्थ, वो कौन सी वेल्थ है जो पोइट को डैफोडिल्स ने दी है, तो फ्रेंड्स वो है हैप्पीनेस। मीन्स जो हैप्पीनेस की जो वेल्थ है वो डैफोडिल्स ने पोइट को दी है। How many daffodils does the poet see at a glance? कितने डैफोडिल्स पोइट देखते हैं, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द पोएम ही सॉ 10,000। द वर्ड ग्ली मीन्स, ग्ली का मीन है हैप्पीनेस। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? यहाँ पे पैरेललिज्म का यूज हुआ है, जब टू फ्रेजेस को एक साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है वहां पे पैरेललिज्म होता है। यहाँ पे ये टू फ्रेज बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज वो इक्वली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। They stressed in never ending line along the margin of a bay here they refers to, यहाँ पे जो they यूज हुआ है they stressed in never ending line। never ending line में कौन है, तो never ending line में दूर दूर तक कौन क्या दिखाई दे रहा है, पोइट को सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो they वर्ड का यूज हुआ है ये डैफोडिल्स के लिए यूज हुआ है। Fluttering and dancing in the breeze, find out the figure of speech। अब यहाँ पे डैफोडिल्स आपको फड़फड़ाते हुए और डांस करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। When according to the poet do the daffodils flash upon his inward eye? तो इसका आंसर है कि डैफोडिल्स का वो जो इमेज है, वो जो व्यू है, वो उनकी जो इनवर्ड आई है उसके सामने कैसे आता है, तो when he is in vacant or pensive mood, जब कभी भी पोइट खाली होते हैं या पेंसिव मूड में होते हैं तब वो जो मेमोरी है वो उनके इनवर्ड आई के सामने फ्लैश हो जाती है। The wind was furious, the lake was rough. When we were in the woods, we saw a few daffodils who wrote these lines. ये लाइंस डॉरथी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है एक जर्नल में, और ये उसी इंसिडेंट को बताती हैं जब डॉरथी और वर्ड्सवर्थ घूमते हुए डैफोडिल्स के फील्ड में पहुंच जाते हैं। द पोइट कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ, इस पोएम में पोइट ने, जैसा कि टाइटल हमें सजेस्ट करता है, खुद को किससे कंपेयर किया है, उन्होंने खुद को एक क्लाउड से कंपेयर किया है। हाउ इज नेचर डिस्क्राइब्ड इन द डैफोडिल्स पोएम? नेचर को इस पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो नेचर को यहाँ दिखाया गया है एज अ सब्जेक्ट ऑफ जॉय एंड हार्मनी। What is the tone of the poem? इस पोएम की टोन कैसी है, पोएम की टोन है joyful and contemplative। लास्ट क्वेश्चन है I wandered lonely as a cloud is a, तो ये पोएम है नेचर पोएम है। फ्रेंड्स ये है टॉप 50 क्वेश्चंस इस पोएम के बारे में। आई होप कि
ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का जो बटन है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।